नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। मशहूर गायक जुबीन गर्ग के निधन के शोक में डूबे असम के सामने अब एक नई और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। यह मुश्किल राज्य के 6 आदिवासी समुदाय की वजह से पैदा हुई है, जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। बीते 10 दिनों से असम का मृतक समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस समुदाय की मुख्य मांग है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा के साथ ही अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार यानी पूर्ण स्वायत्तता उनको मिले। बता दें, यही मांग चाय जनजाति के ताई, अहोम, मोरान, चुटिया और कोच राजबगोशी भी कर रहे हैं। ये सभी 6 समुदाय मिलकर राज्य की कुल आबादी का लगभग 12% हिस्सा है। तो आपको बता दें कि पूरी मांग जो है पिछले आरक्षण की मांग को लेकर, उसी को लेकर हवा देती हुई एक नई मांग है ये कि जो 6 अलग अलग आदिवासी समुदाय, जिनका जो है मैतेई समुदाय जो है, उनका अगुवाई कर रहा है, उनकी ये मांग है कि उन्हें जो है अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। आरक्षण मिले तो उनका समीकरण ये हो कि उसमें पूरी स्वायत्तता उनको मिलनी चाहिए अपने तमाम अधिकारों को लेकर। साथ में उनको ये है पूरा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, उसके बाद अब नए तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट में मामला डाला जा रहा है। राज्य में एसटी आबादी, आपको बता दें, अगर ये रहते हैं समीकरण के मुताबिक से 40% हो जाएगी और साथ ही साथ छठी अनुसूची में भी शामिल हो जाएगा और इसके बाद केंद्र की शक्तियों पर यहाँ पर अंकुश लग जाएगा। अभी तक उनके जो है तमाम सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक ये तमाम नीतियाँ हैं, उसके जो पूरे संचालन का जिम्मा, उन पर कंट्रोल जो है वो केंद्र का है, वो अब उनसे हटकर जो है वो उन्हें मिल जाएगा। तो आपको बता दें, पूरे मामले को लेकर जो मतई समुदाय है वो यही चाहता है कि ये पूरे अधिकार उनके हों। अब आपको बता दें, पूर्ण एसटी राज्य बन जाएगा, यानी अगर लगभग एक ही समुदाय को अगर 40% आरक्षण मिल जाए एक ही जाति को, तो आप समझ सकते हैं कि उस आरक्षण का समीकरण उस राज्य में क्या होगा। अब ये बात होगी कि राज्य संचालन में जो भी होगा उसे केंद्र की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में जैसी स्थिति बनी हुई है वही स्थिति असम में भी बन सकती है, क्योंकि पूर्ण स्वायत्तता की मांग को लेकर ये समुदाय सड़कों पर उतरे हुए हैं। पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की दखल जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों ही तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसे मामले को ले जाया जा रहा है। छठी अनुसूची में अगर शामिल होता है तो छठी अनुसूची में शामिल होने का मतलब ये है तमाम जो अधिकार हैं वो उनके पास रहेंगे और तमाम जो आयोग है उनमें उनकी दखल होगी, तमाम मामलों में उनकी स्वायत्तता होगी, जो कि अभी तक जिनका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर पहले भी असम में काफ़ी हिंसा हुई थी, उसके बाद मणिपुर में भी यही हालात बने थे। अब आसाम में भी सेम हालात मणिपुर जैसे बनते जा रहे हैं आरक्षण की मांग को लेकर। ये हवाला भी दिया जा रहा है कि अन्य जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरह के जो प्रारूप निर्धारित किए गए हैं, वही स्थिति आसाम में भी होनी चाहिए। केंद्र का दखल यहाँ पर ना के बराबर हो जाएगा अगर ये आरक्षण का जो फॉर्मूला है वो लागू होता है तो। तो आपको बता दें, देख सकते हैं आप किस तरह से सड़क में हुजूम इन 12 जनजातियों को लेकर जो है वो 6 आदिवासी समुदाय हैं, जिनकी संख्या कुल 12% है यहाँ पर, और एसटी का दर्जा, अनुसूचित जाति का दर्जा ये मांग रहे हैं। आपको बता दें, इसी आग में मणिपुर कुछ दिन पहले तक जलता रहा है। राष्ट्रपति शासन लगाने तक की नौबत यहाँ पर आ गई थी और यही स्थिति अब आसाम में बन रही है। ये हवाला दे रहे हैं अन्य जो पूर्वोत्तर राज्य है जहाँ पे ये फॉर्मूला लागू है आरक्षण का, वही हवाला असम के ये तमाम जनजाति दे रहे हैं कि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तरह असम में भी वो फॉर्मूला लागू होना चाहिए। लेकिन मुश्किलें यहाँ पर यह है कि अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो पूर्ण एसटी राज्य बन जाएगा और उसके बाद छठी अनुसूची में जो है वो शामिल हो जाएगा ये राज्य, ये तमाम जो हैं वो जनजातियाँ। उसके बाद जो केंद्र का अभी तक जो वहाँ पर संचालन है, केंद्र की जो वहाँ पर अधिकार क्षेत्र है, वो तमाम जो हैं वो सीमित हो जाएंगे, बेहद सीमित हो जाएंगे और पूरी स्वायत्तता इनके हाथों में होगी। अभी इन तमाम आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तमाम गतिविधियों के लिए केंद्र शासन की अनुमति अनिवार्य होती है, जो कि अब इसके बाद खत्म हो जाएगी।
बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने SPMRF द्वारा आयोजित भारत मंथन 2025 नक्सल मुक्त भारत कार्यक्रम में आज शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में भ्रम फैलाने के लिए एक पत्र लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि अब तक जो हुआ वह एक गलती थी, युद्ध विराम की घोषणा की जानी चाहिए। ये नक्सलियों की तरफ से कहा गया था कि वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। अमित शाह ने स्पष्ट किया, युद्ध विराम नहीं होगा। अगर आप आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो युद्ध विराम की कोई आवश्यकता ही नहीं, अपने हथियार डाल दीजिए, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी। तो आपको बता दें, एक बार फिर अमित शाह ने नक्सलवाद के मुद्दे पर अपना पक्ष जो है वो स्पष्ट किया है। सुनते हैं अमित शाह ने कहा क्या। मैंने ही एक स्टेटमेंट दिया है कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नक्सलवाद की हथियारी गतिविधियां समाप्त होने के साथ ही नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी, मगर ऐसा है नहीं। इस देश में नक्सलवादी समस्या क्यों पनपी, क्यों बढ़ी, क्यों विकसित हुई, इसका वैचारिक पोषण किसने किया। और जब तक भारत का समाज ये थियोरी का, ये नक्सलवाद के विचार का वैचारिक पोषण, लीगल समर्थन और वित्तीय पोषण करने वाले समाज में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं लेता है और उन लोगों को हम वापिस नहीं लाते हैं, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं हो जाएगी। पूर्व निर्धारित योजना है, वही बात है जिसको पुनः दोहराया गया है। कोई सीज फायर जैसी बात करते हैं तो उसमें स्पष्टता उनकी कहना है कि भाई कोई युद्ध है नहीं, तो युद्ध विराम की कोई बात नहीं है, पहली बात। दूसरा यह है कि जितने भी नक्सलियों ने अभी पत्र लिखा है, जिनका भाव ऐसा है कि वर्तमान में बस्तर में खून खराबा बंद होना चाहिए, बस्तर के आदिवासियों को आईडी से अपाहिज करना, उनको मार डालना, बम लगाकर उनको मार डालना, उनको गोलियों से मार डालना, बस्तर के लोगों को गला रेत करके मार डालना, इन सारी ही खून खराबों को बंद करने के लिए जो लोग, जिनके मन में भाव है, उनसे मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं, जितने भी नक्सली अभी हैं, वो सोनू हैं या वो देवा हैं या सतीश हैं, उन सबसे मेरा ये कहना है कि समय कम है, आप आगे बढ़ें। सरकार लाल कालीन बिछा करके आपका स्वागत करने तैयार है, आप आए, उस पर चर्चा भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी अगले माह 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह का अन्य कार्यक्रम के अलावा बस्तर में आयोजित विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव में भी शामिल होंगे। बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के बीच कितना अहम होगा अमित शाह का यह दौरा और किन कार्यक्रमों में अमित शाह होंगे शामिल, देखिए हमारी एक रिपोर्ट। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से नक्सलवाद के मार्च 2026 तक खात्मे का संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है। इस संकल्प के बाद लगातार अमित शाह बस्तर आ रहे हैं। बस्तर में अमित शाह सुरक्षा बलों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। नक्सलवाद का दंश झेल चुके आदिवासियों से मुलाकात भी कर रहे हैं। इसी क्रम में 4 अक्टूबर को एक बार फिर अमित शाह बस्तर पहुंचेंगे। शाह का कार्यक्रम जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में होंगे शामिल। बस्तर दशहरा के मोरिया दरबार में भी होंगे शरीक। कार्यक्रम के बाद मांझी चालकी गायता के साथ करेंगे भोजन। वरिष्ठ अधिकारियों से नक्सल ऑपरेशन के संबंध में लेंगे जानकारी। जगदलपुर में आयोजित स्वदेशी मेले में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी रहेंगे मौजूद।
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समाप्ति के संकल्प के बाद अमित शाह का हर दौरा महत्वपूर्ण रहा है। बस्तर पंडुम का समापन हो या फिर बस्तर ओलंपिक का आयोजन, अमित शाह कई अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होकर स्थानीय लोगों का मनोबल बढ़ाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी की अपील की, बस्तर में भी स्वदेशी की अलख जग रही है। इसलिए बस्तर सांसद महेश कश्यप के विशेष आग्रह पर अमित शाह स्वदेशी मेले में भी शामिल होंगे। 4 तारीख को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी बस्तर आ रहे हैं। बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष, वर्तमान सांसद तथा जितने मांझी हैं, उन्होंने जाकर के बड़े ही स्नेह से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को निमंत्रण दिया है बस्तर दशहरे में सम्मिलित होने के लिए। तो मुरिया दरबार ये होगा 4 तारीख को, उसमें सम्मिलित होंगे। उसके बाद बस्तर की मांझी, गायता, पेरमा पुजारियों के साथ उनका भोजन है। साथ ही साथ एक स्वदेशी मेला उसमें है, उसमें भी वो सम्मिलित होंगे। इस तरीके से बस्तर 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को वो जगदलपुर में रहेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए डबल इंजन की सरकार संकल्पबद्ध है। इस दिशा में बीते 2 साल से अभूतपूर्व सफलता भी मिली है। 550 से ज्यादा नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। 1100 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में प्रवेश कर लिया। ऐसे में मार्च 2026 की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, बस्तर से लाल आतंक की समाप्ति को लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। अमित शाह का ऐसे में ये दौरा काफी मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। देश में नक्सलवाद के खिलाफ जंग निर्णायक मोड़ पर है। नक्सली बैकफुट हैं और सरकार सरेंडर के बिना बातचीत के लिए तैयार नहीं है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को 2 टूक जवाब दिया है। साथ ही डिप्टी CM विजय शर्मा ने टॉप नक्सल कमांडर्स के नाम पहली बार लिए हैं। तो आखिर क्यों नक्सलियों के लिए रेड कारपेट बिछाने की बात कर रही है सरकार? देखिए रिपोर्ट। 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं, उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है। आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो। देश में एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की है। अमित शाह ने 2 टूक लहजे में कहा, हम किसी को मारना नहीं चाहते, नक्सली हथियार छोड़ दें। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पहली बार नक्सलियों के टॉप लीडर्स का नाम लेकर सरेंडर करने की बात कही। विजय शर्मा ने सोनू, वेणुगोपाल, सतीश, बारसे देवा और हिड़मा का नाम लेकर तुरंत सरेंडर करने की बात दोहराई। दरअसल इस समय हमारे सुरक्षा बल नक्सलियों की मान में घुसकर प्रहार कर रहे हैं और नक्सली बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। नक्सलियों के खेमे में बिखराव और मतभेद भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। इस बीच विजय शर्मा का टॉप लीडर्स का नाम लेना ये बताता है कि सरकार की नजर नक्सलियों के हर एक मूवमेंट पर है। इसीलिए नक्सलियों के पास सरेंडर या फिर सुरक्षा बलों का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। यही वजह कि सरकार ने मुख्यधारा में लौटने पर रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करने की बात भी कही। साथ ही पुनर्वास नीति का लाभ दिलाने का भरोसा भी दिलाया। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस केंद्रीय मंत्री और राज्य के गृह मंत्री के बयान पर तंज कसती नजर आ रही है। बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूँ, सोनू जो है, जो वेणुगोपाल हैं, सतीश हैं, बारसे देवा हैं, हिड़मा हैं, ये आना चाहते हैं, शीघ्र आ जाएं। सरकार लाल कालीन बिछाकर इनका स्वागत करेगी। आ जाएं, पुनर्वास करें, चर्चा भी उसके बाद होगी और उस पर क्या करना है ये देखा जाएगा, लेकिन इनको जल्दी ही आ जाना चाहिए। जब केंद्रीय गृह मंत्री इससे पहले भी थे, पिछले कार्यकाल में भी अमित शाह जी जब छत्तीसगढ़ आए थे तो तारीफ भी किए थे कांग्रेस की सरकार, 3 बार तारीफ किए थे। शायद वो दिन भूल गए जब कांग्रेस की सरकार थी हमारे छत्तीसगढ़ में, साल में एकाध बड़ी घटनाओं को छोड़कर घटनाएं पूरी तरह से कम हुई। कैंप कांग्रेस की सरकार ने स्थापित किया। आज तो गृह मंत्री वही जीरम घाटी में रात को भी आते और रील बनाते। ये देखो मैं रात को आ रहा हूँ जीरम घाटी से। इसको तो धन्यवाद कांग्रेस की सरकार को देना चाहिए। बहरहाल छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अंतिम सांस ले रहा है। मार्च 2026 में सशस्त्र नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा।
वहीं आने वाले समय में सरकार ने वैचारिक लड़ाई भी शुरू करने के संकेत दे दिए हैं। इसके साथ ही नक्सलियों के नाम लेकर उन्हें सरेंडर करने की नसीहत भी दी जा रही है। इससे स्पष्ट है कि अब नक्सलवाद के खिलाफ सरकार अंतिम प्रहार करने जा रही है। ऐसे में अगर कुछ बड़े नक्सली लीडर्स आत्मसमर्पण कर दें तो आश्चर्य नहीं होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक नवा रायपुर के महानदी भवन में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी। इसमें प्रदेश सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी, जिसमें विकास परियोजनाओं की प्रगति और नई योजनाओं की रूपरेखा पर भी विचार होगा। साथ ही बताया जा रहा है कि किसानों के लिए नई योजनाएं, सब्सिडी, आधुनिक कृषि तकनीक और सहकारी समितियों से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय ले जाने की भी संभावना है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्यक्रम शुरू करने जैसे मुद्दे पर भी चर्चा इस बैठक के एजेंडे में रखे गए हैं। बैठक से प्रदेश की आम जनताओं को नई घोषणाओं की उम्मीद भी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जल्द प्रारंभ होने जा रहा है। AICC के बाद अब PCC की ओर से भी जिलों के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। PCC ऑब्जर्वर के रूप में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह भी है कि वरिष्ठ नेता जिलों के लिए ऑब्जर्वर तो बनाए गए हैं, लेकिन वे अपनी पसंद का अध्यक्ष नहीं बना पाएंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सियासत में इन दिनों एक ही चर्चा है, कौन बनेगा जिला अध्यक्ष। दरअसल जिला अध्यक्षों का चयन कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत होगा, जिसके लिए कवायद चल रही है। बहरहाल अगले हफ्ते पर्यवेक्षक पहुंच जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त पर्यवेक्षकों के साथ PCC की ओर से भी ऑब्जर्वर अटैच किए गए हैं। PCC ने TS सिंहदेव से लेकर ताम्रध्वज साहू और धनेन्द्र साहू जैसे दिग्गज नेताओं को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। कई पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक भी दूसरे जिलों के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। ऐसे में अब उन्हें अपने प्रभार जिलों में जाकर जिला अध्यक्षों का चयन करना होगा। इस दौरान न सिर्फ वे प्रभार क्षेत्र में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, बल्कि शहर के प्रबुद्ध लोगों से भी चर्चा करेंगे। 7 दिनों तक प्रभार क्षेत्र में रहने के बाद वे सभी पक्षों के फीडबैक के आधार पर अपनी रिपोर्ट AICC को सौंपेंगे। स्थानीय स्तर पर मिले फीडबैक को ही AICC ऑब्जर्वर के माध्यम से AICC तक भेजना होगा। साथ ही कोई भी नेता किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा। कांग्रेस की कोशिश है कि इस पूरी प्रक्रिया में मजबूत जिला अध्यक्ष बने, लेकिन भाजपा अभी से लेकर तंज कसती नजर आ रही है। बहुत जल्द दशहरा के बाद आएंगे, आने के बाद अपने अपने प्रभार जिलों में जाएंगे और वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के सीनियर नेता, तमाम वहाँ के आम जनता और सामाजिक संगठन हो सके मीडिया के साथियों से भी चर्चा करें और संगठन की मजबूती के लिए बेहतर मजबूत जिला अध्यक्ष चयन करेंगे, ताकि आने वाले 2028 में विधानसभा चुनाव में हम जाएंगे तो इससे हमको ताकत मिलेगी, मजबूत मिलेगी और नए रणनीति के साथ हम सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई मजबूत। देखिए, कांग्रेस की तो आज बुरी हालत है। जनता दूर जा चुकी है, हारी पीटी पार्टी है, ये कुछ भी कर लें, इनका कुछ होना नहीं है। कांग्रेस में तो चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, ढाक का 3 पात है। अब ये देखने वाली बात होगी कि गुजरात और मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी नेताओं की मनमर्जी से अध्यक्ष बनेंगे या संगठन सृजन अभियान कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।